कहानी की शुरुआत एक महिला और उसके बेटे चोई से होती है, जो तेज बारिश के बीच अपने घर लौट रहे होते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों ने साथ में खाना खाया। चोई हमेशा अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध कर रखता था और उसकी एक टांग नकली थी। महिला चोई को समझाने लगी कि उसे हर समय अपनी आंखों पर वह पट्टी बांधे रखनी चाहिए। तभी अचानक उसका पति वहां आ जाता है। कहानी में जैसे ही चोई का पिता घर में दाखिल होता है, वह अपनी पत्नी और बेटे पर आरोप लगाना शुरू कर देता है कि वे घर से भागने की योजना बना रहे थे। यह बहस इतनी तीव्र हो जाती है कि चोई के पिता गुस्से में अपनी पत्नी को मारने लगते हैं। लेकिन इस बार चोई चुप नहीं रहता। अपनी मां के मना करने के बावजूद वह धीरे धीरे अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और अपने पिता की ओर बढ़ने लगता है। चोई की उपस्थिति से भयभीत होकर उसका पिता बिना कुछ कहे घर से बाहर निकलता है और सड़क पर चला जाता है। गुस्से से भरे चोई ने अपनी अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। कुछ समय बाद चोई की मां उसे गले लगाकर रोते हुए प्यार कर रही थी, लेकिन अचानक उसने चोई का गला पूरी ताकत से दबाना शुरू कर दिया। हालांकि चोई ने अपनी अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मां को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। खुद को छुड़ाने के बाद वह अपनी मां को एक नदी के किनारे लेकर गया। वहां पहुंचने पर जब उसकी मां को होश आया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल चोई की आंखों में एक अनोखी शक्ति थी, जिससे वह केवल किसी को देखकर उन्हें अपने वश में कर सकता था। कई साल बीत गए और चोई अब बड़ा हो गया था, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए कोई लगाव नहीं बचा था। वह अपना अधिकांश समय अकेले ही गुजारता। उसे जीवन में किसी लक्ष्य या चिंता की परवाह नहीं थी। अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करके वह बड़ी आसानी से पैसे चुरा लेता और फिर उन्हीं पैसों से दुनिया के अलग अलग लग्जरी होटलों में ठहरता। वहीं दूसरी ओर वहीं दूसरी ओर एम्ग्यूनम नाम का एक युवक कबाड़खाने में काम करता था और अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। कबाड़खाने में काम करने वाले इमग्यूनाम के दो खास दोस्त बुब्बा और अली उसके जीवन का अहम हिस्सा थे। एक दिन काम खत्म करने के बाद इमग्यूनाम ने अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए इन दोनों दोस्तों के साथ बाहर जाने का फैसला किया। जश्न के बाद जब वे लौट रहे थे और इमग्यूनाम गाड़ी से उतरा, तो अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन उसकी हालत तेजी से ठीक होने लगी। लेकिन तभी उसके दोस्तों ने उसे यह बुरी खबर दी कि उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। इस खबर को सुनने के बाद इम्ग्यूनम ने अपने लिए एक नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे यूटोपिया नाम की एक दुकान के बारे में पता चला। यह दुकान जंगसिक नाम के व्यक्ति की थी, जो अपनी बेटी योंगसुक के साथ मिलकर इसे चलाता था। दुकान और अपने काम के बारे में जानकारी देने के बाद जंगसिक ने इमाग्यूनाम को बताया कि उनकी दुकान से पिछले कुछ समय से पैसे गायब हो रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा कैमरे भी लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद चोर को पकड़ने में नाकाम रहे। अगले दिन जब इमाग्यूनाम ने काम शुरू किया तो उसकी मुलाकात योंगसुक से हुई। उनकी बातचीत काफ़ी अच्छी रही और कुछ ही समय में वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसी दिन अली और बुब्बा भी इमग्यूनाम से मिलने के लिए दुकान पर आए। वे सभी साथ बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक चोई वहां पहुंच गया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही सभी को अपने वश में कर लिया। अब चोई की शक्तियां पहले के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ चुकी थीं और वह एक साथ कई लोगों को अपने नियंत्रण में ले सकता था। इसके बाद उसने जंगसिक को तिजोरी से पैसे लाने का आदेश दिया। इसी दौरान इम्ग्यूनाम को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह अपना शरीर हिला ही नहीं पा रहा है। इमग्यूनाम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को नियंत्रित किया और चोई की शक्तियों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो गया। यह देखकर चोई हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी शक्तियां किसी पर काम नहीं कर रही थीं। चोई ने इमग्यूनाम को रोकने के लिए अली और बुब्बा का इस्तेमाल किया और उनके जरिए इमग्यूनाम की पीठ में चाकू घोंप दिया।
इसके बावजूद इमग्यूनाम ने चोई का सामना करने की कोशिश जारी रखी, लेकिन चोई ने जंग सिक को मजबूर किया कि वह इमग्यूनाम को बिजली के झटके दे। इस दर्दनाक घटना के तुरंत बाद इमग्यूनाम और जंगसिक को अस्पताल ले जाया गया। इमग्यूनाम की जान बच गई, लेकिन जंगसिक की मौके पर ही मौत हो गई। चोई परेशान था, यह सोचकर कि आखिर कोई इंसान उसकी शक्तियों से कैसे बच सकता है। दूसरी तरफ इमग्यूनाम और उसके दोस्त दुकान में लगे कैमरे की फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय चोई भी उस वीडियो को हासिल करने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं आया था। उसने कई और लोगों को अपने वश में कर रखा था और उन्हें साथ लाया था। खतरे को भांपते हुए अली और बुब्बा तुरंत वहां से भाग निकले, लेकिन इमग्यूनाम ने हिम्मत नहीं हारी। वह सीसीटीवी फुटेज अपने साथ लेकर दुकान में ही छिप गया। इमग्यूनाम सीसीटीवी फुटेज लेकर दुकान में छिपा रहा, लेकिन चोई इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने इमग्यूनाम को खोजने के लिए हमला करना शुरू कर दिया। उनकी टकराव जल्द ही दुकान से बाहर सड़कों तक पहुंच गई। इस बीच चोई अब पूरी तरह अकेला था और इमग्यूनाम को यह समझ आ गया था कि चोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल तब कर सकता है जब उसके पास दूसरों को नियंत्रित करने के लिए लोग हों। यह जानते हुए इमग्यूनाम ने चोई का पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि अब उसे चोई को हराने का सही मौका मिल गया था। उनकी लड़ाई सड़क किनारे तक जा पहुंची। जैसे ही इमग्यूनाम चोई का सामना करने के लिए गाड़ी से उतरा, कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। वे सभी उस समय चोई के नियंत्रण में थे और उसके आदेश पर उन्होंने इमग्यूनाम पर हमला कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वे इमग्यूनाम को नुकसान पहुंचा पाते, उसने अपनी इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल करके चोई पर हमला कर दिया। झटके की तीव्रता से चोई का ध्यान भटक गया। इस मौके का फायदा उठाकर इमग्यूनाम ने तेजी से चोई के चेहरे पर एक कपड़ा डाल दिया, ताकि वह किसी को देख न सके और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर पाए। इसके बाद इमग्यूनाम ने चोई को पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर इमग्यूनाम ने पूरी कोशिश की कि पुलिस उसकी बात पर भरोसा करे, लेकिन पुलिस वालों ने उसे गंभीरता से लेने के बजाय उसे नशेड़ी कहकर उसका मजाक उड़ाया। इमग्यूनाम के बार बार मना करने के बावजूद पुलिस ने चोई के मुंह से कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही चोई ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और सभी पुलिस वालों को अपने वश में कर लिया। उसने उन्हें इमग्यूनाम पर हमला करने का आदेश दिया। किसी तरह इमग्यूनाम पुलिस स्टेशन से भागने में कामयाब रहा और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन चोई उसका पीछा करता रहा। जैसे ही इमग्यूनाम चोई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, चोई ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को अपने नियंत्रण में ले लिया और इमग्यूनाम को रोक दिया। अपनी ताकत दिखाने के लिए चोई ने एक महिला को अपने वश में कर लिया और उसे आदेश दिया कि वह अपने हाथ में पकड़े बच्चे को रेलवे ट्रैक पर फेंक दे। इस भयानक स्थिति ने इमग्यूनाम को और भी कठिन चुनौती में डाल दिया। तेज रफ्तार ट्रेन बच्चे की ओर बढ़ रही थी। यह देख इमग्यूनाम ने तुरंत बच्चे को बचाने के लिए ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। इस बहादुरी के कारण उसे गंभीर चोटें आईं। उसकी हालत देखकर चोई उसे वहीं रेलवे स्टेशन पर मरने के लिए छोड़कर अपने होटल लौट गया। होटल पहुंचने पर चोई ने देखा कि उसका कमरा पुलिस वालों से भरा हुआ था, लेकिन हमेशा की तरह उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और सभी पुलिस वालों को अपने वश में कर लिया। अपनी क्रूरता दिखाते हुए उसने उनके दिमाग को इस हद तक नियंत्रित किया कि उन्होंने एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। दूसरी ओर इमग्यूनाम, जो बुरी तरह घायल था, काफी तेजी से ठीक हो रहा था। दरअसल उसके पास अद्भुत हीलिंग पावर थी, जिससे उसका शरीर खुद ब खुद ठीक हो जाता था। अब इमग्यूनाम यह समझ गया था कि चोई अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि हजारों लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। इमग्यूनाम ने ठान लिया कि अब उसे चोई को हमेशा के लिए रोकना होगा। इसके लिए उसने अली और बुब्बा को अपने मिशन में शामिल कर लिया। दोनों दोस्तों ने इमग्यूनाम पर भरोसा किया और तुरंत मदद के लिए तैयार हो गए। योजना के तहत अली ने एक विशेष वैन तैयार की, जिसमें उसने एक फ्लेयर गन लगाई थी। इस गन का उपयोग
चोई को कुछ समय के लिए अंधा करने के लिए किया जा सकता था। उधर पुलिस का ध्यान भी धीरे धीरे चोई की ओर बढ़ रहा था। जब वे उससे जुड़े सुराग पाने के लिए उसकी मां के घर पहुंचे, तो चोई ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी पुलिस वालों को खत्म कर दिया। इसके बाद चोई अपनी मां के पास गया, लेकिन वह उसे मारने का इरादा रखने के बावजूद आखिरी समय पर खुद को रोकने में कामयाब रहा। वहां से जाते वक्त उसने बैंक से चुराए गए पैसों का एक हिस्सा अपनी मां के लिए छोड़ दिया और चुपचाप वहां से निकल गया। वह तीनों वैन में बैठकर चोई को पूरे शहर में ढूंढने में जुटे थे। इसी दौरान इमग्युनाम की कुछ देर के लिए आंख लग गई। जैसे ही वह जागा, उसने देखा कि बुब्बा चोई के वश में आकर अली पर हमला कर रहा था। यह देखकर इमग्युनाम तुरंत समझ गया कि चोई उन्हें कहीं न कहीं से देख रहा था। फौरन गाड़ी से उतरकर इमग्युनाम ने चोई को ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद उसे चोई की एक झलक दिखाई दी और उसका पीछा करते हुए वह एक इमारत में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि चोई ने पहले से ही कई लोगों को अपने नियंत्रण में कर रखा था। चोई ने उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करते हुए इमग्युनाम से बातचीत शुरू की। उसने इमग्युनाम पर आरोप लगाया कि जो भी मौतें हुईं, उनकी असली वजह इमग्युनाम ही है। चोई ने कहा कि इमग्युनाम की गलतियों के कारण ही इतने सारे लोगों की जान गई। चोई के शब्द इमग्युनाम को मानसिक रूप से झकझोरने की कोशिश कर रहे थे। चोई ने अपनी बात खत्म करते हुए इमग्युनाम को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह बेवजह उसके काम में दखल दे रहा था। उसने दावा किया कि वह अपनी चोरी करके चुपचाप चला जाता था और इससे किसी की जान नहीं जाती थी। लेकिन इमग्युनाम के हस्तक्षेप ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद चोई ने अपने नियंत्रण में आए लोगों को एक एक करके इमारत से नीचे गिराना शुरू कर दिया। इमग्युनाम चाहकर भी उन्हें रोकने में असमर्थ था। जैसे ही चोई इमारत से बाहर निकला, अली और बुब्बा ने अपनी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला किया, लेकिन चोई की शक्तियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने तुरंत ही अली और बुब्बा को अपने वश में कर लिया। अपने प्लान के फेल हो जाने के बाद इमग्युनाम अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वह वापस दुकान पर लौट आया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि चोई ने अली और बुब्बा को रस्सियों से लटकाया हुआ था। चोई ने अली, बुब्बा और इमग्युनाम को मरने के लिए छोड़ दिया और वहां से चला गया। लेकिन किस्मत ने इमग्युनाम का साथ दिया। उसकी नज़र ऊपर रखे एक चाकू पर पड़ी। उसने उस चाकू का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी रस्सी काटी और खुद को आज़ाद कर लिया। हालांकि लाख कोशिशों के बावजूद वह अपने दोस्तों अली और बुब्बा को बचाने में नाकाम रहा। दुकान से निकलते हुए चोई की नज़र योंगसुक पर पड़ी। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे अपने वश में कर लिया और गाड़ी में बैठा लिया। वहीं इमग्युनाम ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। इमग्युनाम को पता था कि चोई उसे मारने का हर संभव प्रयास करेगा, इसलिए उसने बिना देरी किए चोई का पीछा करना शुरू कर दिया। चोई ने इमग्युनाम को पीछा करते हुए देख लिया और उसे रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सड़क पर सभी ड्राइवर्स को अपने वश में कर लिया। उसने एक बड़ा हादसा करवाने की योजना बनाई जिससे इमग्युनाम खत्म हो जाए। लेकिन तभी अली और बुब्बा की आत्माएं इमग्युनाम के सामने प्रकट हुईं। उन्होंने उसे वैन में लगे एक खास बटन को दबाने के लिए कहा। जैसे ही इमग्युनाम ने बटन दबाया, वैन तेज रफ्तार से उस संभावित हादसे से पहले ही निकल गई। उधर चोई योंगसुक को अपने साथ लेकर एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंच गया। जब इमग्युनाम छत पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले चोई को देखा। बिना समय गंवाए उसने चोई से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसकी नज़र कोने में खड़ी योंगसुक पर पड़ी, जो उस समय चोई के नियंत्रण में थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चोई ने अपनी बंदूक निकाली और इमग्युनाम पर गोली चला दी। चोई ने इमग्युनाम को बेरहमी से मारने की कोशिश की, लेकिन इमग्युनाम ने चोई का ध्यान भटकाने के लिए उसके परिवार के बारे में चिढ़ाने वाले शब्द कहने शुरू कर दिए। यह सुनकर चोई का गुस्सा बढ़ गया और वह पूरी तरह से विचलित हो गया। इसी का फायदा उठाते हुए इमग्युनाम ने उसे पकड़ लिया और उसे लेकर छत से नीचे कूद गया।
इस खतरनाक घटना में इमाग्युनाम अपनी तेज हीलिंग शक्ति की वजह से बच गया, लेकिन चोई इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। कुछ सालों बाद इमाग्युनाम एक छड़ी के सहारे रेलवे स्टेशन पर था। वहीं उसकी मुलाकात योंगसुक से हुई, जो अब एयर होस्टेस बन चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया। एक बच्चा रेलवे ट्रैक पर गिर गया था और तेज गति से आ रही ट्रेन के कारण कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ट्रेन गुजरने के बाद लोगों ने निराशा और दुख के साथ ट्रैक की ओर देखा, लेकिन सभी हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि इमग्युनाम उस बच्चे को गोद में उठाए ट्रैक के किनारे खड़ा था। उसने अपनी बहादुरी से एक और जान बचा ली और वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में उसके लिए सम्मान और आभार था। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है